हेलो गाइस, आज हम एनएलएम का एक छोटा सा पार्ट लेके आए हैं। उस पर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन और एक दो क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, उतने टफ क्वेश्चंस रहेंगे नहीं, पर जो कंटेंट होगा वो जेई बेस का होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं राइटिंग में जब टाइम वेस्ट करूँगा। सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता क्या है? आप वीडियो को धीरे करके मेरा ये जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ आप उसे नोट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। ऑब्जेक्ट इन मोशन remains in motion until and unless some external unbalanced force is applied on it. Object at rest remains at rest. Object in motion remains in motion. Till when? Up till some external unbalanced force is applied on it. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मेरे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? ये मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला, ये सेकंड स्टेटमेंट बोला, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोलता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब समझो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट until and unless some external unbalanced force applied on it। मतलब ये जो कोई ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे कब तक रहेगा? जब तक मैं इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। ये रेस्ट पे तब तक रहेगा जब तक मैं इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करता, तब तक रेस्ट पे रहेगा। सेम दूसरा, ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स मोशन। कब ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, तो कब तक मोशन में रहेगा? वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कोई उसे रोकेगा नहीं, जब तक उसे कोई अपोज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल। ठीक है, एक्चुअली कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है, समझो एक ब्लॉक है मास m का, ये है रेस्ट पे। इसका मतलब क्या होता है? इसके ऊपर जितने भी फोर्स है, एक्ट कर रहे हैं, कोई भी फोर्स जो है वो जीरो है। मतलब इस पे ये रेस्ट पे है, मतलब सब जो जितने फोर्सेस पे एक्ट कर रहे होंगे सबका डिफरेंस जीरो आया, इसलिए वो रेस्ट। अगर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स मास m ब्लॉक पे लगा देता है, कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग गया मास m पे और उसे कोई वेलोसिटी मिल गई या कोई वो कितना भी डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ F में फोर्स लगा है, इसलिए वो जो बैलेंस्ड था सबसे पहले जीरो था तो बैलेंस्ड, वो अनबैलेंस फोर्स में कन्वर्ट हो गया और वो कुछ डिस्टेंस आगे मूव हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल है। 11th में इनर्शिया वगैरह ज़्यादा कुछ होता है। अब हम डायरेक्ट मूव करेंगे बहुत सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है बहुत इजी स्टेटमेंट है। रेट ऑफ change in linear momentum is directly proportional to the force applied। देख, बोला है rate of change in linear momentum is directly proportional to the force applied। rate of change in linear momentum is directly proportional to the force applied। p मतलब हम इसे मोमेंटम कंसिडर कर रहे हैं, t मतलब इसमें टाइम, रेट बोला है तो टाइम कंसिडर कर रहा हूँ। हमारा लॉ क्या बोलता है, हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है? हमारा स्टेटमेंट बोलता है force is directly proportional to rate of change in momentum। अगर बड़ा चेंज हो, कोई बड़ी जर्नी है, उसका जो पूरा चेंज होगा उसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। पर इन फिजिक्स हमें जब भी कोई डेरिवेशन करना हो या कुछ भी करना हो, हम वो पूरी जर्नी का एक बहुत छोटा पार्ट, एक बहुत छोटा सेगमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहती है इसके वजह। तो ये जो डेल है इसे मैं अगर बहुत छोटे चेंज में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं डी बाई डी टी लिख सकता हूँ। बहुत ही छोटा चेंज और बहुत ही कम टाइम में, तो डी बाई डी टी लिख सकता हूँ। वी नो सिंस मोमेंटम इज नथिंग बट अ मास इनटू वेलोसिटी बोलते हैं। फोर्स अगर मैं यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डी, टी की जगह मैं एम भी लिख दूँ, बिल्कुल लिख देता हूँ अपॉन में डी टी।
ठीक है। अब एक ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ ए वी जो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, यू वी, इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले टर्म को कुछ नहीं किया, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस दूसरे टर्म को कुछ नहीं किया, पहले टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, सिंपल। पहले को छोड़ा दूसरे को मारा, दूसरे को छोड़ा पहले को मारा, ये हो गया एक फार्मूला डिफरेंशिएशन का। तो यही सेम फार्मूला है यहाँ, मास को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट कर दिया वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस वेलोसिटी को छोड़ दिया, मास को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, दूसरा। ठीक है, तो यहाँ मैंने के कांस्टेंट ऐड कर दिया जिसकी वैल्यू 1 है और प्रोपोर्शनलिटी को इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया। हमें मालूम है एक्सेलरेशन जो है हम दो तरीके से लिख सकते हैं, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है dv बाई dt एक तो चीज, और दूसरी चीज ए हम लिख सकते हैं v dv बाई dx। अब यहाँ पे v dv बाई dx से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे dv बाई dt मतलब एक्सेलरेशन हमें मालूम है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू ma प्लस v dm बाई dt। एक्चुअली दिस इज यही है रियल इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल्स टू ma प्लस v dm बाई dt, यही है एकदम प्योर इक्वेशन ऑफ मोशन, f इज इक्वल्स टू ma प्लस इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन है उसका ये परफेक्ट एक्सप्रेशन है, ma नहीं, ma प्लस v dm बाई dt। अब q वो जो हम पढ़ते थे f इज इक्वल्स टू ma, वो एक कंडीशन पे जाके आता है, वो है कंडीशन पे जाके आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक कंडीशन पे जाके आता है। परफेक्ट फॉर्मूला तो यही है, पर वो एक कंडीशन पे जाके आता है। कैसे कंडीशन, उसकी क्या होती है कंडीशन, कंडीशन होता है कि जो मास है वो कांस्टेंट है, अगर मास और कांस्टेंट वैल्यू है, मास फिक्स है, उस टाइम पे इस एक्सप्रेशन में क्या बदलाव होंगे देखते हैं। F इज इक्वल्स टू ma प्लस, देखो डिफरेंशिएशन मास कांस्टेंट बताया गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज जीरो, ये तो मालूम ही होगा, तो जीरो इंटू सब तो ये जीरो है, तब जाके आया फोर्स इज इक्वल्स टू m, कब जब मास कांस्टेंट था। अब दूसरा कंडीशन वेयर मास इज वेरिएबल, आपने कोई आप देखो कभी आपने घर में कूलर में पानी डाला है, झाड़ू में पानी डाला है, जब आप पाइप पकड़ते हो पानी का, हमें वाइब्रेशन फील होती है पानी की, जा रहा है पानी, बरोबर है। अब अगर वही आप कोई एक रॉड पकड़ो, आपको वाइब्रेशन नहीं होगी, क्योंकि उसका मास कांस्टेंट है, और वो बहते जाने जो पानी बह रहा है पाइप में से, उसका जो मास है वो मास वेरिएबल है, वो मास कांस्टेंट नहीं रहेगा हर पॉइंट पे, वो मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। उस टाइम पे देखो एक पाइप है, आधी दीवार है, इसमें से पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, फ्लो हो रहा है, हमें वाइब्रेशन फील हो रही है, इसलिए मास कांस्टेंट नहीं है, मास वेरिएबल है। तो मैंने बोला प्रूव करने के लिए हमें बहुत ही छोटा सेगमेंट लेना होता है, तो लेट ये सेगमेंट का एरिया ए ले लेते हैं, सेगमेंट की जो लेंथ है उसे dx ले लेते हैं, इस लेंथ का जो ये डेंसिटी है उसे हम रो ले लेते हैं, रो रिप्रेजेंट डेंसिटी, और जो चौथी चीज है मास, उसका हम मास dm ले लेते हैं, क्योंकि वो छोटा इसलिए हम dm, ठीक। इस केस में क्या होगा, अब इस केस में ये जीरो हो जाएगी, वेरिएबल है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपल f इज इक्वल्स टू v dm अपॉन में dt, सिंपल। तो देखो अब यहाँ से हमें dm की वैल्यू चाहिए, dm की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। देखो हमें मालूम है एक हार्ड एंड फास्ट फार्मूला है, मास जो डेंसिटी होती है इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, सॉरी मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो dm मास है। अब देखो कोई भी चीज का वॉल्यूम, समझो ये चीज का वॉल्यूम, ठीक है, इसका एरिया ले लेंगे, वो कितना जगह कवर कर रहा है उसका एरिया इनटू उसकी लेंथ dx, और उसका जो एरिया है a, अगर उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया वो एरिया और वो लेंथ, तो पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सो एरिया इनटू लेंथ, इस दूसरे का वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ dx, और मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया इनटू dx, और डेंसिटी रो, ठीक है।
सो dm की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a रो dx पान में dt क्या हो गया, v a रो, वी नो एक बहुत ही काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, dx मींस डिस्प्लेसमेंट की लेंथ, बरोबर है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, displacement per unit time gives us velocity v. So force is equals to v square a rho. This is another expression is mass. If mass is variable, this is another expression for mass variable. If mass is variable, then this equation will work. Simple. This is nothing but all about the second equation of motion. This is the real equation. This is a condition when mass is constant, maximum time mass is constant, that's why we use this. But actually the real formula is this. And if mass is variable, in case we will use this formula as a reference. One more thing is there, here equilibrium condition. Equilibrium condition, we'll talk about this. See, equilibrium condition means object is at rest. Object is at rest. So if object is at rest at that time, what will use? You have learned FBD, no? Yes, you have learned FBD before. So we'll just plot all the forces which are acting on it. We'll plot all the forces which are acting on it. We'll all just draw all the forces which are acting on the particular body. और यहाँ इम्पोर्टेंट है, हमें अगर इक्विलिब्रियम पे है बॉडी, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, उस टाइम पे वर्टिकल फोर्सेस को वर्टिकल फोर्सेस से इक्वेट करना और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से इक्वेट करना। वर्टिकल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg होगा, इक्वेट किया तो अगर इक्विलिब्रियम पे है, बॉडी मोशन में हम नहीं कर सकते ऐसा बिल्कुल, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से इक्वेट किया है, कुछ नहीं तो जीरो। तो सिंपली इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये था, क्या बोल सकते हैं हम, कॉन्सेप्ट था हल्का छोटा, ठीक है, ये याद रखना है आपको बस, सिंपल। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, अगर आप बोलो तो टेंशन आपने पढ़ा होगा, टेंशन कैसे निकालना है, छोटा छोटा बहुत सिंपल एकदम जीरो लेवल क्वेश्चन है ये, और अभी वीडियो एंड विदाउट क्वेश्चन तो मजा नहीं आएगा। 2 kg, 3 kg, 4 kg ऑब्जेक्ट, तो यहाँ टेंशन T3 निकालो, यहाँ टेंशन T2 निकालो, यहाँ टेंशन T1 निकालना है, ठीक है, सिंपल है। इसका मास mg नीचे लग रहा होगा, इस स्ट्रिंग पे इक्विलिब्रियम पे, अभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे, इसलिए वर्टिकल फोर्सेस को वर्टिकल फोर्स इक्वेट कर रहा हूँ। टेंशन T3 इज इक्वल्स टू mg कितना हो जाएगा, 4 into 10 40, करेक्ट। अब दूसरी चीज, अब टेंशन T3 निकल गया, अब T2 क्या है, एक तो 30 लग रहा है, T2 30 को संभाल रहा है, सॉरी 3 into g, T2 इसको संभाल रहा है प्लस इसको भी संभाल रहा है, उसमें दोनों बेचारे T2 पे दोनों वजन आ रहे हैं बेचारे पे, तो 3g मतलब 30 प्लस वो T3 टेंशन भी झेल रहा है, इसको भी झेल रहा है, ये ब्लॉक को भी झेल रहा है, प्लस 40 कितना आ रहा है 70, T2 70 आ गया, ठीक है। और तीसरी चीज, अब T1 तो तीनों को झेल रहा है, वो 2g भी झेल रहा है, इसका 3g भी झेल रहा है, इसका भी इसका 4g भी झेल रहा है, तो 2g मतलब 20, 3g मतलब 30, 4g मतलब 40, ये 40 20 90, 90 न्यूटन, 70 न्यूटन और 40 न्यूटन ये हो गए फोर्स। तो ये था मेरा वीडियो, सिंपल स्वीट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आगे और भी वीडियोस पोस्ट करूँगा। थैंक यू।